बढ़िया मनाए तो राम जन्मोत्सव का। आज 13वां दिन है ना? कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, 8 है। ये बैंकिंग चल रहा है ना? बैंकिंग। अब बैंकिंग में हम लोग पिछला में हम लोग आवर्ती देखे थे। अब हम लोग देखेंगे क्या? सावधि जमा खाता है ना, साधु बाबा बनेंगे। चलो देखते हैं। अब इसमें एक का तो क्वेश्चन देख लो, आवर्ती वाला जो बताया हूं ना, वो सब अब उसी से बनेगा है ना, आवर्ती वाले से ही बनेगा पूरा यहां से वहां तक का। किसको कैसे कैसे करना है उसको। सावधि वाला अब देख लो। आवर्ती वाला जितना क्वेश्चन है वो सेम प्रोसेस बनेगा। अब सावधि वाला में देखो, हम लोग को क्वेश्चन घुमा के देता है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, और यदि ब्याज की गणना कैसी हो, तिमाही हो। तीन कंडीशन आता है। तो तुम लोग का लिखने का पैटर्न कैसा रहेगा? पहले तो मूलधन जो दिया है उसको लिखोगे, है ना, प्राइमरी अमाउंट तुम लोग का। ठीक। उसके बाद समय को पहले लिखोगे, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे? दर को, आर। और ये जो दर है ये समय के अनुसार बदलेगा ना, क्योंकि देखो समय अगर वार्षिक में करोगे तो दर भी वार्षिक में रहेगा, लेकिन समय का गणना अगर अर्धवार्षिक या तिमाही में कर रहे हो तो ये भी उसी के अनुसार बदलेगा। है ना? जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं पूरा बता दे रहा हूं, कंठस्थ कर लेना। एक वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह। और एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? 4 तिमाही, क्योंकि तीन तीन महीने का होता है ना। हमारे पास कितना महीना है टोटल? 12। 3 महीने का एक तिमाही, तो 12 महीने में कितना तिमाही? तो 3 चौक 12। तो हम लोग का एक वर्ष में कितना होता है? 4 तिमाही। एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक? 2 अर्धवार्षिक, क्योंकि 6 6 महीना का होता है, आधा आधा, है ना। तो 2 अर्धवार्षिक कह सकते हो इसी को, या इसी को क्या कहते हैं? 2 6 माही। और इसी के बेस पे दर हम लोग का टूटता है। जैसे मान लो समय दे दिया है हम लोग को 1 वर्ष बाई चांस, और दर दे दिया है हमको 16%। अब बोलता है यदि समय हम लोग का तिमाही में संयोजित होता हो, है ना, मतलब ब्याज की गणना तिमाही होती हो, तो ब्याज की गणना तिमाही होगी तो एक साल में कितना तिमाही? 4 तिमाही। तो अब 16% का गणना कैसे करोगे? तो इसी 4 तिमाही जो 4 है इसी से भाग दे दो, 16/4% प्रति तिमाही हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, मतलब 4% तिमाही। तुम लोग खुद करके देखो, 4 तिमाही है, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा और चौथा। 4 4% मारो, 4% इसमें, 4% इसमें, 4% इसमें, 4% इसमें, 4 4 8, 4 12, 4 चौक 16 हो गया। तो बस इसी के बेस पर ही टूटेगा वो, इसीलिए मैं बोला दर को लास्ट में रखना, क्योंकि दर को बीच में रखोगे तो फिर दर में जाके तुम लोग को गुड़ा भाग करना पड़ेगा। समय को ऊपर में रखो, n बराबर 1 वर्ष है, तिमाही में बोलता है तो 4 तिमाही, उसके बाद दर को उसी के बेस पे भाग दे दो। 4 आता है तो 4 से भाग दे दो, अगर अर्धवार्षिक में बोलेगा 2 आएगा तो 2 से भाग दे देना अपने को। ठीक। चलो अब इसी के बेस पे बना के देखते हैं एक ठो। कौन सा क्वेश्चन है इसका? ये वाला आवर्ती, आवर्ती 7वां है। 7वां देखो, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए, है ना, कितना? 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज की गणना कैसी होती है? तिमाही संयोजित होती है। तो परिपक्वता मतलब कंप्लीट होने के बाद, समय कंप्लीट होने के बाद कितनी, किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? परिपक्वता मतलब जो समय कंप्लीट हो जाता है ना हम लोग का टाइम पीरियड, उसको बोल रहे हैं। तो देखो पहले तो 7वां का हल देख लो। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है। मूलधन कितना है? 20,000। उसके बाद समय डालेंगे। समय कितना दिया है? 1 वर्ष। लेकिन ब्याज की गणना कैसी हो रही है? तिमाही। तो एक वर्ष में कितना तिमाही? 4 तिमाही। तो n बराबर अब कितना आ गया?
4। इसके अनुसार हम लोग का दर परिवर्तित होगा। दर कितना दिया है? 16%। तो देखो, अच्छा 16% एक ऐसा दिया है हम लोग को, वार्षिक में दिया है हम लोग का। हम लोग गणना किस में करना है? तिमाही में। तो वार्षिक को बदलो किस में? तिमाही में। तो कैसा हो जाएगा? 16% बटे कितना हो जाएगा? 4। यही 4 ये, तो कितना हो जाएगा? 4% तिमाही हो गया। ये भी तिमाही, ये भी तिमाही। 20,000 का सीधा कर देते हैं। हम लोग के पास सूत्र क्या है? ए बराबर पी 1/r/100 अपूरे घात एन। चमक कहाँ रहा है? यहीं पर, यहीं चमक रहा है ना। देखे जानदार तो मैं। ए बराबर पी, पी का अब लिख दो 20,000। 20,000 एक धन आर का मान कितना लाए हो? 4। तो 4/100 और एन का मान कितना है? 4। गहरे गझा गए। ए बराबर 20,000। अब देखो कटा दो पहले तो। 4 एक कम 4, 4 2 ने 8, 2 बचा और 4 पंचे 20 पूरे घात 4। ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? तो ए बराबर 20,000 गुणित कोष्टक में। अब समझो, इसको हल करने का सीधा तरीका 25 एक कम 25 और एक 26/25 पूरे घात 4। वैसी अगर माइनस में रहता तो 25 एक कम 25 और -1 कर देते। प्लस में है तो 25 एक कम 25 और एक 26/25। अब पूरे घात कितना? 4। अब घात 4 है मतलब 4 बार गुणा करना है ना। तो ये ए बराबर हो जाएगा 20,000 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25। अब फिर वो कटाना है। 25 से कम 25, अब 25 चौक 100 होता है, तो 100 का दुगना 200, तो चौक का दुगना 8, तो 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य। ठीक। फिर से कटेगा 25 से, कट जाएगा ना। 25 से कम 25, 25 दिया 75, 5 बचा, अब 25 2 ने 50। अब और कटेगा? नहीं कटेगा। तो ए बराबर आ गया हम लोग का 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, 1 2 3 4 4 26 बटे 2 25 बचा। तो 25 25 625। ठीक। अब बढ़िया नहा धो के इसको गुड़ा भाग कर लेना यहाँ को, है ना, और इसके साथ भाग दे देना, तो तुम लोग का ए का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अब मैं पहले से बता चुका हूं इन लोग का गुड़ा भाग करके, है ना, 51 गुणित 51 वगैरह सब। इसलिए मैं बोलता हूं 26 का 2 बार गुणा में कितना आता है और 26 का 4 बार। देखो कुछ कुछ चीजें तुम लोग याद रखो, तो वहां पर गुड़ा भाग करने में हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। 26 का वर्ग कितना आता है उसको कंठस्थ करो, 26 का घात 4 कितना आता है उसको कंठस्थ करो, 51 का घात 2 कितना आता है उसका कंठस्थ करो, और 51 का घात 4 कितना आता है उसको कंठस्थ करो, है ना। ये छोटा छोटा चीज अगर कंठस्थ कर लिए रहोगे ना, तो पेपर में आता है तो डायरेक्ट लिख देना सीधा कटा फिटा के। जैसे अब इतना कट गया, अब 26 का 4 बार करोगे, जो भी आए सीधा 32 से गुणा करोगे और उससे फिर भाग दे देना। नहीं तो फिर पहले इन दोनों का गुणा करोगे, फिर उसी के जैसे ये आएगा करके इन दोनों को रख दोगे, उसके बाद इन दोनों का अलग गुणा करोगे, फिर इसके साथ अलग करोगे, आधा जिंदगी गुणाज करने में निकल जाएगा, है ना। तो पेपर में वैसा मत करना, याद रखे रहना, क्योंकि अब ये तो आना है। अब बना बना के प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही याद रहेगा, एक दिन ऐसे ही बना बना के देख लेना, है ना। ठीक। तब ऐसे बनेगा। अच्छा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मत देखना बना के, जैसे इसमें है ना 8वां 9वां, 8वां 9वां है ना, तो इतना हार्ड भी बना के मत देखना, है ना। वो लाख लाख में जा रहा है उसका कैलकुलेशन, उतना हार्ड नहीं दे देगा तुमको, और देगा भी तो उसका अथक बनाना सीधा, है ना। जहां तक हो सके ये सावधि वाला को छोड़ने का प्रयास करो पेपर में, क्योंकि इसके अथवा में तो कुछ ना कुछ देगा ही देगा, उसको कंठस्थ करो, है ना। क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड जाता है इधर 26 25 वाला गुड़ा वाला, है ना। तो जहां तक हो सके इसको नहीं करने का प्रयास करो तो ठीक है ना, नहीं तो इसमें उलझ जाओगे। ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं कराधान, टैक्सेशन।
आ गए कराधान। कराधान है देखो। अब देखो आगे, ये है हम लोग आ जाएंगे अब कराधान। सावधि हो गया, बैंकिंग पूरा। अब आ जाएंगे हम लोग किसमें, कराधान। टैक्सेशन देखेंगे। कराधान पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या है ना। सरकार अपना खर्चा निकालने के लिए कराधान लेती है, टैक्स लेती है ना। मतलब जिसका भी आय अगर ज़्यादा है एक लिमिट से अधिक, तो सरकार उससे टैक्स लेती है ना। जिसको हम लोग आयकर के नाम से, आय कर के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक जो जिसका 10 लाख से, या मतलब जिसका क्राइटेरिया होता है ना, कि इतना से अधिक अगर आप कमाते हैं सालियाना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ऐसे लोगों को पहचान करने के लिए उनको अलग से एक नंबर देती है ना, जिससे उसका पहचान हो सके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। कभी कभी 10 भी दे देती है, टेम्परी अकाउंट नंबर ऐसे करके। बाकी पेन ज़्यादा होता है ना। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आना है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है अगर खाता धारकों को, मतलब आयकर दाताओं की पहचान के लिए सरकार उनको खाली स्थान देती है ना, तो पेन देती है। ठीक, सीधा आधार, परमानेंट अकाउंट नंबर है ना हम लोग का, वो है। ठीक। स्थायी खाता जिसको कहते हैं। और आजकल तो देखियो बैंक में खाता खोलने के लिए पेन अनिवार्य कर दिया है। तुम कमाओ या मत कमाओ, तुम्हारे खाता में पैसा जा रहा है ना। हाँ, मतलब तुम क्राइटेरिया में हो उसके, साल भर में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब लेन देन। ठीक। भले ही तुम कुछ मत कमाओ, लेकिन अगर मान लो साल भर में तुम हर महीना या हर 10-15 दिन में 10,000 तुम्हारे खाते में जा रहा है, 10,000 निकल जा रहा है, फिर 10,000 जा रहा है, 10,000 निकल जा रहा है, तुम भले ही मत कमाओ, ऐसी प्रक्रिया करते रहोगे तो ट्रांजेक्शन दिखाएगा उसका लिमिट। अगर लिमिट से ज़्यादा पार किए फिर तुमको टैक्स देना है। ठीक। ITR भरना पड़ता है, रिटर्न ऑफ फाइल, है ना, इनकम टैक्स का। खैर वो तो बात का बात है, कमैया तहाँ भरिया। ठीक। चलो, अब देखो कराधान। कराधान हार्ड लगता है बच्चे लोग को, हार्ड है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर स्टेप फॉलो करोगे, है ना, जो स्टेप है उस स्टेप के अनुसार चलोगे, तो कराधान हम लोग का हार्ड नहीं है, बहुत सरल है। ठीक। बस हमको दिक्कत कहाँ जाता है, लास्ट का जो इनकम टैक्स का गणना होता है टेबल के हिसाब से, इतना पर 10%, इतना पर 20%, वहीं पर आप लोग को दिक्कत जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो कराधान का मैं बता रहा हूं, है ना। पहला तो उसका निकालेंगे क्या, कुल वार्षिक आय। ये हम लोग का सबसे पहले रहेगा। कोई भी कर्मचारी है उसका टोटल इनकम पहले दिखना चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, धारा 80C, ये ई नहीं है ना, सी है। 80C के अंतर्गत छूट राशि। ठीक। धारा 80C के अंतर्गत क्या आता है हम लोग का, छूट राशि। छूट राशि मतलब सीधा सीधा जमा राशि, है ना, ये जमा राशि के अंतर्गत आता है। अब कोई भी आदमी जमा कितने कितने तरीके से करता है, देखो, पहला तो आएगा क्या, जीवन बीमा निगम, है ना, जीवन बीमा निगम या पॉलिसी जो भी है। दूसरा क्या आता है, सामान्य भविष्य निधि। तीसरा क्या आएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक। बस यही 3 मेन है हम लोग का। इसी में तो हम लोग को बोलता है ज्यादा, जीवन बीमा पॉलिसी, और एक सामान्य भविष्य निधि, और एक क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र, है ना। कभी कभी इसको मासिक भी दे देता है ना। मासिक मतलब कैसे, देखो, जो भी हम लोग गणना कर रहे हैं, माइंड में बिठा के रखना, जो भी गणना कर रहे हो कैसा कर रहे हैं, साल भर का गणना हो रहा है हम लोग का। अगर बोल देता है जीवन बीमा पॉलिसी में वो प्रति माह 150 रुपया जमा करता है, तो उसको पहले वार्षिक का मतलब 12 से गुणा करके उसको साल भर का बनाओ, साल भर का कितना कर रहा है। क्योंकि इनकम टैक्स देते हो तो हर महीना तो नहीं देते, साल भर का मिला के देते हो, तो जो भी हम लोग का कैलकुलेशन होगा वो 1 साल का होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये हो गया हम लोग का धारा 80C के अंतर्गत कौन सी राशि, छूट राशि या जमा राशि,
है ना, जमा राशि कह सकते हो। चलो छूट राशि ही करो, लास्ट में तो घटाएंगे, है ना। बस याद रखना ये जमा वाला है, जमा वाला पैसा समझो, ठीक। उसके बाद आता है हम लोग का कौन सा, तीसरा, जगह आ जाएगा यहां पर, आ जाएगा। चलो तीसरा, धारा 80G के अंतर्गत छूट राशि, है ना। नहीं नहीं रुको, इसको थोड़ा सुधार हूं। ये हो गया ना, धारा 80C के अंतर्गत छूट राशि, है ना। अब तीसरा करेंगे हम लोग क्या, कुल वार्षिक आय में से किसको घटाएंगे, छूट राशि को, है ना। तो तीसरा स्टेप हम लोग का क्या करते हैं, शेष राशि, है ना, शेष राशि, क्योंकि घटाओगे जो बचेगा वो शेष राशि है। अब शेष राशि कैसे निकालोगे, एक में से दो को, मतलब ये दो तीन का जो आएगा ना यहां टोटल, जो जोड़ोगे इन तीनों को, ठीक। तो इसमें से करोगे हम लोग का क्या, 1-2, कहने का मतलब कुल वार्षिक आय में से तुम घटाओगे क्या राशि, छूट राशि या जमा राशि, है ना, जमा राशि, ठीक। इसको घटाओगे 1-2 को, स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे हल होगा उसको, ठीक। 1 से 2 घटाओगे तो हमको क्या मिलेगा, शेष राशि। चौथा स्टेप में हम लोग को क्या करना है, फिर धारा 80G के अंतर्गत दान राशि या छूट राशि कह दो, है ना, छूट राशि। ये हम लोग का कैसा रहेगा, दान राशि रहेगा, जगह जगह हम लोग जमा करते हैं, डोनेशन दिए रहते हैं, है ना, वो है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, पहला, हाँ, जैसे वो दुनिया भर का बाढ़ वाड़ अकाल वगैरह नहीं आता है कहीं कहीं, जैसे अभी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन वाला, ट्रेन हादसा, कहीं पर बाढ़ आया था, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में हम लोग जमा करते हैं फंड, है ना, पीएम फंड जिसको कहते हैं, वही है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री राहत कोष। यहां अगर ऐसे ऐसे जगह में आप लोग पैसा दोगे ना तो सरकार उस पैसा को काउंट नहीं करता, क्योंकि वो आपके अंदर में थोड़ी है, मतलब आपके में थोड़ी आया वो पैसा आपके जगह, नहीं, आप उसको दान कर दिए सामने वाले को, ठीक। तो दान करते हैं तो दान का नहीं गिनाता हम लोग का, सब चीज़ एक लिमिट में भी होता है, ऐसा नहीं दान करना है मतलब सब पैसा को दान कर दिए तो हम लोग का इनकम टैक्स नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि उसका एक लिमिट होता है दान वान सब करने का। ये छूट और ये छूट, ये सब छूट मिला के 1 लाख होता है अधिकतम, 1 लाख से ज़्यादा नहीं, 1 लाख तक का आप कर सकते हो, यहाँ जमा कर रहे हो, और ये दोनों मिला करके 1 लाख से ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते, है ना। उससे ज़्यादा करोगे तो वो तो टैक्स से लगेगा सीधा, है ना। 1 लाख तक का आप बचा सकते हो अपना। तो एक होता है हम लोग का प्रधानमंत्री राहत कोष, एक होता है क्या, अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम में जो भी हम लोग दान करें, और तीसरा एक होता है क्या, वृद्धाश्रम, ठीक। ये 3 चीजों में आप लोग क्या करोगे, दान करोगे। अब इसका टोटल निकालेंगे हम लोग, ठीक, जो भी निकला। अब पांचवा क्या करेंगे, इसी के बाद पांचवा स्टेप, हाँ, आयकर, दे आयकर, आयकर की राशि होगा, तीसरा, चौथा, रुको, है ना, मैं बता रहा हूं, कर योग्य आय, कर योग्य आय, है ना। इसके बाद आएगा हम लोग का कर योग्य आय, क्योंकि इसके बाद तो और कुछ हल होना नहीं है ना, मतलब जो भी अब ये निकलेगा वो फाइनल है, ठीक। अब कर योग्य आय में किसको किसको घटाओगे, तो ये जो शेष राशि आया, और इस शेष राशि से ये चौथा, मतलब तीसरा से चौथा घटाएंगे, ठीक। तो तीसरा माइनस कितना करोगे, चौथा। जो देखो हम लोग को 2 बार हल करना है, एक तो हम लोग का टोटल इनकम जो रहेगा वो तो रहेगा ही, इतना जो छूट किए, मतलब जो हम लोग जमा किए, इसको जोड़ करके इसी में घटाना है, तो शेष राशि हमारे पास बचेगा। अब इसके बाद हम लोग का क्या है, धारा 80G के अंतर्गत जो हम लोग का दान राशि है, इसको इसमें से घटाओगे तो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, कर योग्य कुल आय बचेगा हम लोग का, है ना, कर योग्य आय, ठीक। अब कर योग्य आय, अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, आयकर की गणना करेंगे, है ना। तो छठवां अब हम लोग क्या करेंगे, आयकर की गणना करेंगे, ठीक। अब आयकर की गणना करोगे तो आयकर के गणना के अंतर्गत भी आता है ना, इतना तक का कोई कर नहीं, इतना तक का इतना परसेंट, ऐसे करके आता है ना। उसके बाद हम लोग आयकर का गणना करते जाएंगे, फिर जो भी आएगा आयकर का गणना, है ना,
उसके बाद अगर 2 स्टेप और दिया रहता है हम लोग को, एक्स्ट्रा देगा तो क्या क्या, शिक्षा उपकर और एक अगर शिक्षा उपकर देना चाहेगा तो दे देगा, जो होता है देय आयकर का इतना इतना परसेंट, है ना। आयकर की गणना करोगे तो यहां पर तुम लोग का गणना करोगे, देय आयकर प्राप्त होगा। यहां पर हम लोग का प्राप्त होगा देय आयकर, मतलब आयकर का गणना करोगे तो राशि तो प्राप्त होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, देय आयकर करेंगे। कुल देय आयकर नहीं है, खाली देय आयकर है। अगर बोलता है शिक्षा उपकर लगाइए, जो देय आयकर का 10% 20% जो भी हो, है ना, तो यही जो देय आयकर है इसी का परसेंटेज लगेगा। और एक क्या होता है हम लोग का, हाँ, माध्यमिक या उच्च शिक्षा है, हाँ उच्च शिक्षा, ये शॉर्टकट लिख दिया हूं ना, माध्यमिक या उच्च शिक्षा उपकर, है ना। ये भी देय आयकर का कुछ परसेंट होता है। तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें जोड़ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का कुल देय आयकर, है ना। कुल देय आयकर जो बनेगा लास्ट में, अगर ये दोनों दिया रहेगा तभी हल करना, है ना, नहीं दिया रहेगा तो मत हल करना। तो कुल जो देय आयकर बनेगा, ये देय आयकर जो दिया है हम लोग का देय आयकर, ये प्लस सातवां और आठवां इन सब का राशि वो जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन में बना के बता दे रहा हूं, फिर वैसे ही बनेगा हम लोग का। ठीक, जैसे देखो इसी में देखो पेज नंबर कितना है, पहला, सॉरी 201, प्रश्नावली पहला है, ये प्रश्नावली 2 का पहला है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर, वो बहलाने फुसलाने के लिए दिया है, मकान किराया भत्ता छोड़कर ऐसे करके हम लोग, है ना, 4,10,000 रुपए है। वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में क्या करता है, जमा करता है। वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदता है ना। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है, जिसका कोई हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसमें वो 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए, जिसका 50% ही कर मुक्त है ना, उतना का दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपए तक क्या है, कर मुक्त है। उसके बाद आयकर की दरें निम्नानुसार है बोला है, 2 लाख तक का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, 2 लाख 1 रुपया से लेकर के 5 लाख तक का 10%, और 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 10 लाख तक का 20%, है ना। तो पहले तो परसेंटेज निकालना सीखो, है ना। अगर मान के चलो बाई चांस 12,000 का 6% 50% बोला तो कितना होगा, देखो अगर 12,000, समझना शब्दों को, 12,000 का 50% बोल दिया तो का मतलब क्या होता है, गुड़ा होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, गुड़ा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12,000 गुणित 50%, को निकालोगे तो प्रतिशत, ठीक, उसका रीजन वही होता है परसेंटेज का, प्रतिशत। तो प्रति लगा दिए और शत, 2 ठो जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कट गया, है ना। 12 पंचे 60, और कितना ठो जीरो, 2 ठो, तो 2 ठो। तो 12,000 का 50% मतलब कितना आ जाएगा, 6,000। 50% मतलब आधा, तो सीधा सीधा 6,000। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 12,000 का 50% मतलब 6,000 करके, है ना। अगर नहीं समझ आता है तो ऐसे गुणा भाग कर लेना। समझ गया, किसी का भी परसेंटेज निकालना, है ना। मान लो कोई हम लोग को दे दिया कि ये जैसे कपड़ा उपड़ा लेने जाते हैं ना, है, तो मान लो बता दिया 750 रुपए का है, इसमें 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट है मतलब कितना मिलेगा, हाँ, 10% डिस्काउंट कर दो सीधा, तो ये हो जाएगा 7.5 गुणित 10 बटे कितना करोगे, 100, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, मतलब 75 रुपया, मतलब 75 रुपया में नहीं मिलेगा, 75 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है तुम लोग का, है ना। फिर 750 में उस 75 को घटाओगे, जो भी आया तुम लोग का वो है ना। ठीक, और तुम लोग खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। जैसे दुकान में जाते हो तो डिस्काउंट, कपड़ा उपड़ा लेने कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो भैया का परसेंट डिस्काउंट दो, तो फिर तुम लोग खुद कैलकुलेशन लगा लो कि हम लोग इतना का कपड़ा ले रहे हैं तो हमको डिस्काउंट कितना पड़ रहा है, अपना खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। नहीं तो वो कैलकुलेशन तो करेगा ही करेगा, सीधी बात। ठीक, और कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने का और सीधा तरीका है, 75 कर दो और माइनस करो 10% करो सीधा, तो वो सीधा आ जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उसमें सीधा आप लोग,
है ना। जैसे इसमें हम लोग किए तो 75 आया, फिर 75 को फिर घटाओगे तो आएगा, उसमें डायरेक्ट आता है। ठीक, तो ये है हम लोग का पैटर्न, आयकर का गणना करने का 10वीं का ये पैटर्न है। अगर इस पैटर्न में अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग का इनकम टैक्स कहीं नहीं जाएगा, बहुत आराम से बनेगा, है ना। क्या है, पहले तो कुल वार्षिक आय, टोटल इनकम उसका कितना है, उसके बाद धारा 80C के अंतर्गत छूट राशि है जिसमें जीवन बीमा, सामान्य भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र आता है। इन तीनों को जोड़ना है और इसी से घटा देना है। देखो 1 - 2 कर दिया हूं। ये पैटर्न कंप्लीट होगा तो हम लोग के पास जो शेष राशि बच गया, अब धारा 80G के अंतर्गत छूट राशि जिसमें दान राशि आता है, कहां कहां दान किए हैं, है ना, प्रधानमंत्री राहत कोष है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, इन सबको फिर जोड़ करके इसी शेष राशि से घटाओगे। देखो मैं दिया हूं, कर योग्य जो आय बचेगा वो 3 माइनस कितना करोगे, 4 करोगे, क्योंकि दो ही टाइप का है हम लोग का, या तो जमा राशि या दान राशि जो अधिकतम 1 लाख तक का रहता है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद कर योग्य आय है, तो कर योग्य आय के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी 3 में से इस 4 को घटा देंगे, 4 का जो टोटल आय रहेगा उसको। ठीक, उसके बाद आयकर की गणना करनी है। आयकर का गणना करोगे जो भी, तो देय आयकर निकलेगा अपने पास, है ना, देय आयकर निकलेगा। फिर हम लोग को दिया रहता है कभी कभी 7वां शिक्षा उपकर दिया होगा या उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर, ये सब दिया होगा ना, तो हम लोग लगाएंगे और इसमें जोड़ देंगे हम लोग फिर। ठीक, अगर ये नहीं दिया होगा तो देय आयकर, कुल देय आयकर डायरेक्ट निकल जाएगा। समझे, बस इतना ही है। तो पहले हम लोग वही क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं। देखो हम लोग को पहला क्या दिया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है, 4,10,000 रुपए, है ना। तो यहां पर देखो अब कुल वार्षिक आय कितना आ रहा है, हाँ 4,10,000 रुपए। ठीक, अब देखो वो जमा कैसे कैसे कर रहा है। पहला कहां कहां कर रहा है, जीवन बीमा में कर रहा है, क्या कर रहा है, वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में। देखो सामान्य भविष्य निधि में कितना करता है, 4,000 रुपए प्रति माह, तो साल भर का कितना हो जाएगा, देखो 4,000 रुपए प्रति माह, तो साल भर का 12×4 48,000 रुपए, है ना। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 48,000 रुपए करेंगे और यहां कोष्टक में कर देना 4,000 रुपए क्या है, प्रति माह है ना। तो इसलिए साल भर का कितना हो गया, 48, या कितना कर देना, 4,000 गुणित 12 कर देना डायरेक्ट, है ना। पहले मैं डिटेल तुम लोग को लिखवा दिया हूं नोट्स, है ना, यहां पर अब शॉर्टकट बता रहा हूं थोड़ा, है ना। तो सीधा 48,000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। जीवन बीमा प्रीमियम मतलब पॉलिसी, है ना। 24,000 रुपए वार्षिक करता है, तो वार्षिक तो दिया है, तो इसको कोई छेड़खानी नहीं करना है, 24,000 रुपए चुपचाप रख देंगे। ठीक, और राष्ट्रीय बचत पत्र थोड़ी खरीदा है, खरीदा है। 25,000 रुपए का क्या करता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, तो 25,000 का वो क्या खरीदा, राष्ट्रीय बचत पत्र, और तो है नहीं। अब इसको जोड़ो कितना हो रहा है टोटल, है ना, 3 जीरो पहले से लगा देंगे, होशियार हैं, है ना। 8 5 13, 13 और 4 17, 17 का 7, है ना, हासिल है 1, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, तो कितना हो गया कुल, हाँ कुल राशि कितना हो गया, 97,000, है ना, कुल जमा राशि का समझो। ठीक, ये हो गया हम लोग का कुल जमा राशि। ठीक, 97,000 हो गए। अब देखो शेष राशि कितना आएगा, तो 1 - 2, तो 1 कितना है, 4,10,000, अब घटाएंगे कितना, ये 2 वाला कुल जमा राशि, है ना। तो 1 - 2 है, मतलब हम लोग का सीधा क्या हो जाएगा, कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय माइनस 2 में हम लोग क्या निकाले हैं, कुल जमा राशि। ठीक, घटा दो, कितना हो जाएगा, 4,10,000 माइनस कितना हो जाएगा, 97,000, तो कितना आएगा, पक्का 3 लाख कितना, देख लो, हाँ, और ये हम लोग का 97, 7 3 10 0 हासिल 1 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1 3 1 4, ठीक, 3 लाख कितना हो गया, 13,000, 3 जीरो 1 जीरो छोटे हो जाते, ठीक, आ गया 3,13,000 रुपए। अच्छा ये जो आया है क्या है, शेष राशि है ना। अब धारा 80G के अंतर्गत छूट राशि हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखो छूट राशि कहां कहां दिया है, होशियार चंद, प्रधानमंत्री राहत कोष में
20,000, जिसका 6% क्या है, सॉरी 50, राहत कोष का 100% कर मुक्त है और वृद्धाश्रम का 50% है ना। तो प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना दिया है, 20,000। तो यहां पर लिख देंगे प्रधानमंत्री राहत कोष में होशियार चंद 20,000 रुपए जमा किया है। होशियार चंद नहीं है, बढ़िया आदमी है। और वृद्धाश्रम है कि अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो अनाथ आश्रम हम लोग का हट गया, अनाथ आश्रम दिया नहीं तो इसको पॉइंट डालेंगे दूसरा। वृद्धाश्रम में कितना देता है, 12,000, जिसका 50% कर मुक्त है, तो सीधा कितना आ जाएगा, 6,000। डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। यहां पर चाहो तो साइड में लिख सकते हो कि 12,000 का 50% है। ठीक, अब कुल ये क्या हो जाएगा, कुल छूट राशि या कुल दान राशि। अब जोड़ो कितना हो रहा है, 20 6 26,000 रुपए। अब कर योग्य आय करोगे तब घटाओगे, घटाओगे ना। चलो कहाँ है कर योग्य आय, शेष राशि माइनस क्या करोगे, कुल दान राशि, है ना। तीसरा हम लोग का क्या था, शेष राशि माइनस, अच्छा ये वाला क्या है हम लोग का, दान राशि टोटल। ठीक, आयकर गणना। अब देखो शेष राशि हम लोग का कितना है, 3,13,000 माइनस दान राशि कितनी है, दान राशि ये दे 26,000, कितना बचेगा, यहीं तो बस छोटा सा लिख दूंगा, कितना होगा, 287, 26 6 6 12 1 13 3 हासिल है 8 2 10 11 का 1 हासिल है 1 2 1 3 3 13, ठीक, 2,87,000 रुपए, है ना, हो गया। अब यहीं से हम लोग को आयकर की गणना करना है। अब ये स्टेप मिटाऊं मैं, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा वाला है, बाद में अगर उधर जरूरत पड़ा तो। ठीक, तो आयकर की गणना करना है। अब समझो कैसे कैसे गणना करना है, गणना से लड़ना वरना पट पड़ना। आयकर की गणना, है ना। अब पहला देखो कितना बोला है, 2 लाख तक का कोई कर नहीं है बोला है ना, 1 लाख दिया है, 2 लाख है का जोजवा, 2 लाख तक क्या बोला है, कोई कर नहीं, तो 2 लाख तक का हम लोग का फ्री हो गया, बचा कितना, 87,000। अब उसके बाद कितना बोला है, 2 लाख से ऊपर तक का 10%, तो 2 लाख से ऊपर कौन है, 87,000 है ना। तो दूसरा स्टेप करेंगे, 2 लाख से 5 लाख तक कितना बोला है, 10%। तो सीधा करो 2 लाख तक का हम लोग का कोई टेंशन कहता हूं जी, टैक्स नहीं है, है। ठीक, 2 लाख माइनस की 2,87,000 माइनस कितना करोगे, 2 लाख, ठीक, इसी का कितना पड़ेगा, 10%, है ना। मतलब कितना हो गया, 87,000 का कितना हो गया, 10%, मार्कर सर गए आज, 10%। अब 87,000 का 10% निकालो तो कैसे निकलेगा, बढ़िया इज्जत से निकलेगा, है ना। एक ओंटांग आवाज सीधा निकालता हूं, है ना। 87,000 गुणित 10/100, 2 ठैतिल खट्टीस 2 ठैतिल खट्टीस, तो कितना आ गया, 8,700, है ना। तो 8,700 रुपए ये क्या आया, देय आयकर आया। ठीक, अभी टोटल देय आयकर नहीं निकला है ना, प्रश्न को पूरा पढ़ना, आखिरी में दिया थोड़ी है। देखो डब्बा के नीचे दिया है, पहला शिक्षा उपकर दिया है देय आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर दिया है देय आयकर का 1%। तो पहले उसको निकाले, अब इधर का हो गया, अब मिटा रहा हूं। देय आयकर 8,700 हो गया पहला। अब हम लोग को बोला है क्या, शिक्षा उपकर, रुको रुको, छठवां के बाद हम लोग का कौन सा आएगा, 7वां आएगा। ठीक, 7वां शिक्षा उपकर, ये है देय आयकर का कितना, देय आयकर का 2%। देय आयकर कितना है, 8,700 और गुणित कितना हो जाएगा, 2%। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा 8,700 गुणित 2/100, 2 झंडी मुंड इधर से खत्म, 87 दूने कितना हो जाएगा,
₹74 है ना। अब थोड़ा थोड़ा 100 वाला खेल खेलबो है ना, लाख से कहाँ गरीब हो गए। 8वां, उसके बाद माध्यमिक या उच्च शिक्षा उपकर, ये कितना दिया है देय आयकर का 1%, मतलब 8,700 का कितना हो गया 1%, गुणित मतलब 1%। तो 1% करोगे तो ये हो जाएगा 87 गुणित 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो सीधा 87 रुपया बचेगा। हमको बोला क्या है, कुल देय आयकर निकालना है हमको, तो ये होगा हम लोग का यही फाइनल 9वां कुल देय आयकर। ठीक, तो हम लोग लाए हैं टोटल कितना 8,700, 8700 का देवा है ना प्लस उसके बाद शिक्षा उपकर को भी जोड़ना है। अलग अलग थोड़ी दोगे भाई पैसा, एक साथ तो दोगे सरकार को, तो एक साथ दो। इसको 8700 अलग थोड़ी दोगे हैं तुम्हारे भाषा में। 8,700 प्लस ये वाला कितना 174 प्लस कितना 87, इन तीनों को जोड़ देना, जितना भी आएगा उतना रुपया सरकार को हमको देना है ना। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आता है कुल देय आयकर की कितनी मतलब कितना होगा ये ज्ञात करना है। अब उसमें कंडीशन लगा देगा, यदि उसके खाते से हर महीना इतना इतना रुपया कटता था है ना, मतलब आयकर के लिए ही इतना इतना रुपया कटता था, तो माह के अंत में या आयकर का जो टाइम रहेगा उसके अंत में उसको कितनी देना पड़ेगा राशि है ना। तो जो टोटल जमा कर रहा है उसको देख लो, यहाँ जो आयकर निकला उसको देख लो, तो अभी तक जो जमा किया है उसको घटा दो इसी वाले से है ना, क्योंकि ये तो बड़ा रहेगा, जो जमा कर रहे हो कम है ना, तो घटाओगे तो जो बचेगा उतना रुपया उसको देना है लास्ट में, सीधी बात। ठीक, अब इसको बना के देखोगे ऐसी, छोड़ दो तो 7 4 11, ये लगभग 8,961 रुपये आना चाहिए। 8 7 4 या ना 8 7 14 15, हाँ चलो ठीक, आगे ठीक ऐसे ही बनेगा। क्या टाइम हो गया, त्रिकोणमिति चालू करते, एक आठ बना के देखोगे इसमें से, छोटा वाला एक ठो देखो, ज्यादा अपने को हार्ड नहीं देखना है। ये तीसरा वाला बनाओ, वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय मात्र 3 लाख रुपया थी, मात्र है ना, उससे ज्यादा नहीं थी। चलो उतना को बनाओ, फिर कल से हम लोग चालू करेंगे इसको क्या कहते हैं, हाँ त्रिकोणमिति को। ठीक, चलो।